माय नेम इज जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। और आज हम बात करने वाले हैं रोलिंग के कुछ क्वेश्चंस की। भाई हमने लास्ट टाइम पे बात की थी कि एक इंक्लाइन प्लेन पे अगर रोल करती हुई बॉडी है, प्योर रोलिंग में है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। हमने एनर्जी कंजर्वेशन करके वेलोसिटी कैलकुलेट करी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ऐसे हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, टाइम कैलकुलेट किया और देखा कि ये सारी चीजें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के रेशियो पे डिपेंड कर रही थी। हमने सबके फॉर्मूलाज लिखे थे और आई गेस आपको सारे फॉर्मूलाज अब याद होंगे। आगे आज बढ़ते हैं। आज बात करते हैं कि कोई रोलिंग बॉडी है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग व्हील in combined rotation and translation in combined rotation and translation about point of contact, या फिर जिसको आपने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोला था वो। ठीक, तो ये बात अगर करें तो बहुत छोटी सी बात है कि भैया अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है मतलब इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी भी है और इसकी अपनी एक ओमेगा भी है, वी सी एम है और एक ओमेगा है। इस पॉइंट पी के बाद अपने को यहाँ पे एक एक्सिस पास हो रही है जो परपेंडिकुलर टू दिस ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से यहाँ पे एक्सिस है, इसके अबाउट अपने को निकालना है इसका मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब कैसे निकालें? तो भाई अपने को पता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, वो होगा एक तो ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम, दूसरा रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम। कैसे कैसे लिखा जाएगा? तो हम पहले बात कर चुके हैं कि कोई एक मास अगर m है, वो अगर vcm से चल रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है? एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ मोमेंटम r क्रॉस p, है ना? ये बात हम कर चुके हैं। तो इसको लिखा जाएगा m इंटू r इज रेडियस क्रॉस p, तो p इज नथिंग बट m आप बाहर लेके चुके हो, vcm यहाँ आ जाएगा, r क्रॉस vcm। ये हो गया ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p। रोटेशन का कितना होता है? तो होता है आई ओमेगा आई सी एम इंटू ओमेगा। ये हो जाएगा रोटेशन का। क्लियर है बात? इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो भाई हमें पता है कि आर और वी सी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, रेडियस और वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसा देखा जाए तो मैं से लिख सकता हूँ एम ओमेगा आर स्क्वायर। क्यों? वी सी एम इक्वल टू ओमेगा आर, ये हम जानते हैं। रोलिंग के केस में वी सी एम इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ पे हमने इसको रखा तो ये मिला एम ओमेगा आर स्क्वायर प्लस ये कितना मिला? आई सी एम ओमेगा। अगर ओमेगा में कॉमन ले लूं तो यहाँ से क्या मिल रहा है? देखिए यहाँ से मिल रहा है आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ध्यान से देखो कि मैं पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूँ और ये जो आपके पास टर्म बन रही है, दिस इज नथिंग बट आई अबाउट पी। अगर आप देखना चाहें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से तो आप लिख सकते हैं ना कि अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ये आई सी एम अगर मुझे पता है, तो एम आर स्क्वायर करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के मैं आई पी भी निकाल सकता हूँ। वही यहाँ पे लिखा गया है। तो बेसिकली जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि आपको आई उस पॉइंट के अबाउट ही कैलकुलेट करना है या उस एक्सिस के अबाउट ही कैलकुलेट करना है जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं। तो आप जब पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो आई भी आप अबाउट पी ही लिखेंगे। क्लियर है बात? कोई खास बात नहीं इस पूरे क्वेश्चन में। क्लियर? क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बनते ही हैं, यही आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस में भी। आगे फिर आज हम क्वेश्चंस काफी सारे करने वाले हैं, उसमें बात करेंगे। ठीक बात है। और ये तुम जानते ही हैं कि अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, तो अपन दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक तो ये आपने बोला था कि अगर ये VCM से चल रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो आपने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम VCM का स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये बात आपने बोली थी। ये कहां से आपने बोला था? आपने बोला था कि ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशन आपने लिया था अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो जो आप के यहाँ पे लिखते हैं वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाला लिखते हैं। ऐसे ही आप अगर
इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट मानो, तो पूरी बॉडी इसके अबाउट अगर रोटेट कर रही है तो आप काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज सेम एज हाफ आई अबाउट पी इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये भी सेम आंसर देगा जो कि ये दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आपने आई लिखा था तो आपने लिखा था एम के स्क्वायर विच इज अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसीलिए आपको ये पूरा एक्सप्रेशन मिला था। आप अगर आई पी के अबाउट ले लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, तो बिल्कुल ठीक ऐसी चीज यहाँ भी बन जाएगी, जो आप आई सी एम लिख रहे हैं प्लस एम आर स्क्वायर यहाँ भी आपको मिल जाएगा, आई पी आपको यहाँ भी मिल जाएगा, तो बिल्कुल ऐसी चीज यहाँ भी हो जाएगी। आप चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने का तरीका भाई वी सी एम को आप लिख लीजिए, यहाँ पे हाफ एम, इसको लिख लीजिए ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, अगर एलसीएम ले लूं तो मिल रहा है हाफ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ मिलेगा आपको आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, एम तो है ही आगे, ये देखिए ध्यान से, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर फिर से आपको मिल गया। व्हाट इज एम आर स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर? अगेन आई अबाउट पी, तब मिल गया हाफ आई अबाउट पी इंटू ओमेगा एम का स्क्वायर। ये बात आपने यहाँ पे भी लिखी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर रोलिंग की आपको निकालनी तो आप दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मानिए और उसकी एनर्जी लिखिए। दूसरा, आप जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अबाउट उसको पूरा घूमते हुए सिर्फ रोटेशन मानिए, प्योर रोटेशन मानिए। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ओमेगा कहां से लेना है? ओमेगा आपको लेना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सॉरी आई कहां से लेना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेना है। क्लियर है? तो दो तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा सकते हैं, एक प्योर रोलिंग रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन से, दूसरा प्योर रोटेशन अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। दोनों तरीके से ये सॉल्व किए जा सकते हैं और आंसर आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। तो चलिए ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए ध्यान से। एक कारपेट है जिसका टोटल मास m दे रखा है, इनएक्सटेंसिबल मटेरियल से बना हुआ है, तो मतलब अपनी शेप को वो ऐसे स्ट्रेच नहीं होगा, उसकी लेंथ चेंज नहीं हो पाएगी। इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो उसको फोल्ड करके पूरा सिलेंडर बना के यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से। ओके, रफ फ्लोर पे रखा हुआ है तो स्लाइड नहीं करेगा, स्लाइडिंग यहाँ पे नहीं होगी, प्योर रोलिंग यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे इसकी। ठीक है, आगे क्या बोला है देखिए, द कारपेट स्टार्ट्स अनरोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है भैया, तो यहाँ से इसको एक हल्का सा पुश दिया गया, इस पुश की वजह से ये अनरोल होना शुरू हुआ विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। इस एक्सिस की आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v कैलकुलेट करना है, बेसिकली vcm आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो ये छोटा सिलेंडर अब बचा है, ऑब्वियसली जब पूरा कारपेट फोल्ड था तो इस सिलेंडर की रेडियस ज्यादा होगी, अब कुछ खुल चुका है तो अब सिलेंडर की रेडियस कम हो चुकी है, इसके लिए जो vcm है वो आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है। व्हेन इट्स रेडियस रिड्यूसेस टू r/2, तो जो पहले r रेडियस का कारपेट फोल्ड किया गया था वो अब r/2 रेडियस का हो चुका है। इस टाइम पे इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करें सोचिए जरा सा। क्या यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? अगर कर सकते हैं तो क्यों? हाँ बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है लेकिन फ्रिक्शन का कोई वर्क डन नहीं है, प्योर रोलिंग यहाँ पे हो रही है। प्योर रोलिंग के केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, वो रेस्ट पे रहता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो बाद में सिचुएशन है, सिलेंडर है r/2 रेडियस का, उसका मास निकालते हैं सबसे पहले। तो अपने को क्या गिवन है कि भाई टोटल मास m है, तो इसका मास टोटल m है। ठीक है, इसका मास मैं m डैश मानता हूँ, ये m डैश मुझे कैलकुलेट करना है, या मैं इसको m1 लिख लेता हूँ। ठीक है, m1 मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करूं भाई, कारपेट जो है उसकी डेंसिटी तो सेम रहने वाली है मटेरियल की, तो जो पहले वॉल्यूम था मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है एक सिलेंडर का, जल्दी बोलिए। चलिए डेंसिटी लिख लीजिए भले ही। अब अगर डेंसिटी के हिसाब से इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही होता है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये इसका वॉल्यूम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम सिलेंडर का। क्या यही डेंसिटी बाद में भी मेंटेन रहनी चाहिए? यस, तो m1 बाय पाई r/2 का स्क्वायर इंटू एल। ये बात क्लियर है? हमने क्या किया,
दोनों समय पे डेंसिटी इक्वल करी, डेंसिटी तो बराबर ही रहने वाली है, तो पहले मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल मास बाय वॉल्यूम, ये किया। तो यहाँ से आपको जो m1 मिलता है वो मिल रहा है, देखिए m/4 के बराबर, देख पा रहे हैं r/2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये 1/4 उधर चला जाएगा, m/4 ये आपको मिलेगा m1, तो नया मास अपने को मिल गया m/4, ठीक है। अच्छा, नई रेडियस भी अपने को पता है, अगर r1 बोले तो r/2 है, इनिशियल रेडियस r है, ये सारी चीजें में पता है अपने को, ठीक है बात। अब सोचो अगर पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, तो क्या सिलेंडर के अनरोल होने से पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हुआ क्या? ध्यान से सोचना, पोटेंशियल एनर्जी में क्या कोई चेंज हुआ है? कैसे भाई, अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, तो जो सिलेंडर पहले इस तरीके से रखा हुआ था, इसका पूरा मास m, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास था एट अ हाइट ऑफ r, रेडियस इसकी r थी, लेकिन जैसे जैसे अनफोल्ड हो गया, ये सिलेंडर छोटा हो गया, सिलेंडर अब रह गया इतना सा ऑफ रेडियस r/2, और इसका जो मास है m1, उसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे। तो सोचो सेंटर ऑफ मास सॉरी, क्या सेंटर ऑफ मास की हाइट रिड्यूस हो गई है? जो सेंटर ऑफ मास पहले r पे था वो अब r/2 पे आ गया है, और जो मास पहले m था वो m1 हो गया है, तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हुई है। कितनी हुई है? तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं इनिशियल, तो मैं लिखूंगा mgr के बराबर, दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, h यहाँ पे कितना है r, और अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाए तो लिखूंगा m1 इंटू जी इंटू r1, m1 की वैल्यू है m/4, जी आर की वैल्यू है r/2, कितना है यहाँ से mgr/8। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना लिखा जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, या आप इनिशियल माइनस फाइनल कर दीजिए, क्योंकि दिस पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो लिखेंगे mgr minus mgr/8, which is 7/8 times mgr। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। अब ये चेंज जाएगा कहाँ? दिस चेंज इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो हम लिखेंगे सिंस दिस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to increase in kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी शुरू में तो जीरो थी, तो जो भी फाइनल इस लास्ट टाइम पे काइनेटिक एनर्जी होगी वही अपने को यहाँ बोली गई है। तो लास्ट टाइम पे जो ये r/2 रेडियस का सिलेंडर है जो रोल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v है जो अपने को कैलकुलेट करनी है, और ओमेगा से अगर ये रोल कर रहा है, तो ये सारी चीजें अपने को पता है। यहाँ पे अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, दिस इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या लिखा जाए, ट्रांसलेशन इज हाफ m1 v स्क्वायर प्लस रोटेशनल इज हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर? सॉल्व कर सकते हैं। i पहले निकालते हैं, i कितना आता है एक सिलेंडर के लिए, i कितना होता है, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है, i कितना लिखोगे, हाफ mr स्क्वायर, तो m1 r1 स्क्वायर, दिस इज द i1 जो आपने लिखा है यहाँ पे, हाफ m1 कितना हो जाएगा, आपने कैलकुलेट किया है m/4 है, r1 कितना है r/2 का स्क्वायर है। यहाँ से आपको जो i1 मिल रहा है वो आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ आएगा 4 into 4 16 32 mr स्क्वायर बाय 32 इज योर i1। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी अगर लिखी जाए तो लिखेंगे हाफ m1 इज m/2 इंटू v स्क्वायर प्लस हाफ i1 इज mr स्क्वायर बाय 32 इंटू ओमेगा को भी लिख सकते हैं v बाय r का स्क्वायर, ओमेगा इज v बाय r स्क्वायर। यहाँ से आपको v कैलकुलेट करना है, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज 7/8 mgr। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बन गया है, यहाँ से आपको v अपना कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात? अब सारा इक्वेशन आपके पास v की टर्म में ही है, v कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो v जो आपको मिलेगा, मैं आपके पास फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, अब यहाँ से लिखेंगे 7/8 mgr, सामने वाली इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 3/16 mv स्क्वायर, यहाँ से आपको v मिलेगा √14gr/3, दिस इज द वेलोसिटी। क्लियर है बात? तो रोलिंग मोशन कंसिडर करते हुए आपने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करी है, ठीक है बात।
अच्छा, अपन ने अभी जो बात करी थी कि आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आई लेते और ओमेगा लिखते तो क्या उससे भी आपको आंसर मिलता? बिल्कुल मिल जाता। तब आप आई क्या लिखते? तब आप आई लिखते अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट। तो क्या लिखते? अभी जो आपने आई लिखा प्लस एम आर बाई टू का स्क्वायर भी करते, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये जो आपने आई वन लिखा है ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। अगर मुझे ये वाला आई चाहिए होता, लेट्स आई अबाउट पी, तो मैं लिखता आई वन प्लस एम इंटू आर बाई टू का स्क्वायर, ये मेरा आई आता। और फिर जब मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता तो सिर्फ टोटल रोटेशन मान के लिखता, मैं लिखता काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशन की एनर्जी हाफ आई अबाउट पी इंटू ओमेगा स्क्वायर। आप उसको सॉल्व करते तब भी आपको यही आंसर मिलता। ओमेगा वहां से आपको मिलता, या आप ओमेगा की जगह अगर फिर से वी बाई आर रख दो तो सीधा वी मिल जाता, इस तरीके से। क्लियर? आंसर सेम मिलेगा, आप चाहे तो ये करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है, बस रोटेशन मानना है अबाउट दिस एक्सिस, इसके अबाउट आप आई पी लिखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, और फिर ये तो एनर्जी लिखनी नहीं है क्योंकि तब प्योर रोटेशन हो रहा है, तो आप सिर्फ ये लिखेंगे आई पी ओमेगा स्क्वायर, तब आप ये सॉल्व करेंगे, आंसर फिर से सेम मिलेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे ट्राई कीजिए एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए। अ स्मॉल सॉलिड मार्बल ऑफ मास m एंड रेडियस r, मार्बल है, सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, रोल्स डाउन अलोंग लूप विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, ये इस तरीके से आया और इस तरीके से रोल करेगा इसके अंदर। ओके, फाइंड द हाइट h above the base from where it has start rolling down the incline such that the sphere just completes the vertical circular loop of the radius r। आपको ये h कैलकुलेट करना है जहां से इसको ड्रॉप किया जाए या जहां से इसको रिलीज किया जाए सच दैट ये यहां से आके इस लूप को कंप्लीट कर ले, ये आपको पूछा गया है। अच्छा, लूप कंप्लीट करना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन यहाँ पे होगा। क्या कंडीशन थी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, याद है आपको कुछ? अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना होता था तो नीचे कितनी वेलोसिटी इसके पास होनी चाहिए थी? रूट 5 GR। रिमेंबर दिस थिंग। तो बस ये अपने को यहाँ पे यूज करना है। कैसे करेंगे तो देखिए, चलिए जल्दी से। फिर से काइनेटिक फिर से अपन एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि भैया टोटल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। प्योर रोलिंग आपको यहाँ बोल रखा है, रोल्स डाउन बोला है तो आपको प्योर रोलिंग और वैसे भी विदाउट स्लिपिंग यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और दूसरी बात ये रखा है कि देखिए यहाँ पे जो स्मॉल सॉलिड मार्बल दिया है, स्मॉल मार्बल मतलब जब ये नीचे आएगा ना यहाँ पे, तो इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हम mgh के बराबर ही कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो इस h और कैपिटल R के कंपेयर में बहुत छोटी है, स्मॉल मार्बल दे रखा है, इसलिए हमें उसकी रेडियस को कैलकुलेट नहीं करना है, कंसिडर नहीं करना है। तो हम सीधा सीधा टोटल एनर्जी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्लियर है बात? तो चलिए, ये जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी होगी v और ये ओमेगा से घूम रहा होगा, ऐसा इसका सिचुएशन होगा, रोल करके आ रहा है। तो मैं लिखता हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज पोटेंशियल एनर्जी का कितना है? mgh के बराबर, और वो अपने को कैलकुलेट करना है, h हाइट से आया है नीचे की तरफ, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेट कर रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर ये लिखा जाएगा, एम कैपिटल ले रहे हैं अपन, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस रोटेट भी कर रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी भी लिखी जाएगी। ठीक है, या आप चाहें तो आप सीधा सीधा टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ये वेलोसिटी रखता हूँ √5 GR, है ना, तो एक गड़बड़ यहाँ पे अपन कर देंगे। वो गड़बड़ क्या है कि भैया जो v इक्वल टू √5 GR आपने बोला था कि एक सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कुलर कंप्लीट करने के लिए चाहिए, क्या वहां पे आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर किया था क्या? याद कीजिए आपने कैसे प्रूव किया था। आपने बोला था कि अगर यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है नॉर्मल mg के बराबर होना चाहिए, और वो यहाँ पे मिल के आपको दिस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, यहाँ से आपको मिला था ये v मिनिमम जो ऊपर होना चाहिए था वो आपने लिखा था v शुड बी इक्वल टू √gr। दिस शुड बी द मिनिमम स्पीड जो उसके पास ऊपर होनी चाहिए, तभी ये सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाएगा। और ये एनर्जी, ये वेलोसिटी निकालने के लिए आपने सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को यूज किया था हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से। तब आपको यहाँ मिला था कि भाई नीचे जो वेलोसिटी होनी चाहिए इस पॉइंट पे वो होनी चाहिए √5 GR, तो ये कंप्लीट करेगा।
लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे हो रहा है रोलिंग मोशन। रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशन की ना होके रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों की होती है। तो आप अगर इस पॉइंट पे इसको इक्वेट करते हैं यहाँ से यहाँ की एनर्जी और v को √5gr डालते हैं तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की सिचुएशन है, यहाँ पे वेलोसिटी होनी चाहिए √gr के बराबर, ना कि यहाँ √5gr। अगर सिर्फ ट्रांसलेशन है या सिर्फ स्लाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ √5gr कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर रोल कर रहा है तो आप यहाँ पे ये √5gr लगा के क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन तो करना है, लेकिन इस पॉइंट पे, एच वाले पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। क्लियर है बात? और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन फिर से इक्वेशन अगर बनाए तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये चीजें हटा दो। अब अपन को ऑब्जेक्ट लेना है ऊपर वाले पॉइंट पे, एच पॉइंट पे। और वो एच पॉइंट पे कैसे लेंगे, तो देखिए मैं ये सर्कल फिर से इधर साइड में बना रहा हूँ, जो लूप है अपने पास वो लूप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। थोड़ी सी चीजें अपन यहाँ पे देख लेते हैं। आपने बोला कि ये जो लूप है ऑब्वियसली थोड़ा सा टूटा हुआ है, ठीक है, अपन इसको कंप्लीट मान लेते हैं। इसके अंदर ये एक छोटा सा स्फीयर है, ये यहाँ पे रोल कर रहा है। अब सोचो इसका जो सेंटर है वो तो यहाँ पे है ना, इसका जो रोलिंग मोशन होगा वो इस वाले पाथ पे होगा। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास देखूं तो सेंटर ऑफ मास इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा, अंदर वाले सर्कुलर पाथ पे। अगर ऐसा है तो ये सेंटर हो गया, टोटल रेडियस है इसकी r, ये जो छोटा वाला लूप है इसकी रेडियस है स्मॉल r। ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये जो सेंटर ऑफ मास का रेडियस हुई वो कितने हुई, r माइनस r के बराबर। हमें बेसिकली वेलोसिटी जब भी चाहिए होती है सेंटर ऑफ मास वाली चाहिए होती है, तो हमें जो वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास वाली कंसीडर कर रहे हैं v, तो हमें रेडियस भी इसी की चाहिए, ये r माइनस स्मॉल r वाली। अब अगर अपन यहाँ से देखें तो काइनेटिक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं। देखिए काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, सबसे पहली बात तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पहले था mgh पे, ठीक है, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस अब ये कहाँ आ गया, अब इसकी हाइट कितनी है, जब ये टॉप पॉइंट पे है तब इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, इस लेवल से, अब इसकी हाइट कितनी है, तो ये रहे रेडियस r के बराबर। अब इसकी टोटल हाइट देखो तो ये हो गया mg 2r माइनस r के बराबर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये हाइट देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, r प्लस r माइनस r, 2r माइनस r के बराबर ये हाइट है। तो जो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ था h हाइट पे, वो घूम के यहाँ से इस तरीके से आया, अब इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, जब इस पोजीशन पे आया तो ये हाइट थी mgh के बराबर, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखी mgh। यहाँ जब हाइट देख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इसके हिसाब से, सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पे है तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से देखी जाएगी mg 2r माइनस r। तो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बात? ओके अच्छा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, दिस इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अच्छा ये v कितना होना चाहिए, तो v आपने बोला था कि जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके हिसाब से √gr इसकी v होनी चाहिए टॉप पॉइंट पे, तो √g इसकी रेडियस कितनी है, r माइनस r के बराबर। देखिए रेडियस देखी जाएगी यहाँ से, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, दिस रेडियस इज r माइनस r, तो r माइनस r के हिसाब से आपने इसकी वेलोसिटी लिखी। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, mgh माइनस mg 2r माइनस r इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर की जगह में डालता हूँ g r माइनस r, v स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा g r माइनस r प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। i कितना होता है एक सॉलिड स्फीयर के लिए, 2/5 mr स्क्वायर, रेडियस उसकी स्मॉल r है इसलिए स्मॉल r स्क्वायर, इनटू ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट v बाई r, तो ये भी लिख लीजिए v बाई r का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन बनता है। अब इसमें एकमात्र जो आपके पास अननोन है वो है h, तो वो अपन कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आपको आंसर मिलता है। mgh इज इक्वल टू, अगर मैं इधर वाली इक्वेशन को पूरे को सॉल्व करूं
तो ये आपको मिलेगा फाइनली सॉल्व करके 7/10 mv²। क्या मिलेगा? 7/10 mv² के बराबर। ठीक है, या आप चलिए इसे पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। v तो अपन ऑलरेडी रख चुके हैं इसको। इसको सॉल्व करें तो मिलेगा mgh माइनस mg2r माइनस r इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे तो मिलेगा mg r/2 माइनस स्मॉल mgr बाई 2 प्लस, यहाँ से अगर 2 से 2 कैंसिल कर दें, r² से r² कैंसिल हो गया तो मिल रहा है 1/5 mv², और v² इज नथिंग बट अगेन रूट ओवर, तो ये हो जाएगा gr माइनस r के बराबर। ठीक है, आप जिसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो h की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 1/10 ऑफ 27r माइनस 17r। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको √5gr के हिसाब से सॉल्व करते तो आपका आंसर गलत आ जाता। क्यों गलत आता? क्योंकि तब अपन ने जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी थी वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग के हिसाब से करी थी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो स्लाइड करके जाता था, यहाँ तक पहुंचता था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी ½ mv² से अपना काम चल जाता था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें रोलिंग की बात हो रखी है, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी रोलिंग वाले क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो आपको टॉप से यहाँ के टॉप की हमेशा अपने को एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और टॉप पे भी ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से आप सारी चीजें लिखेंगे। ठीक है, पक्की बात? चलिए, तो क्वेश्चन अच्छा है, काफी चीजें इसमें ध्यान रखने लायक है, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ स्मॉल स्फीयर रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, परफेक्ट रोलिंग दे रखी है, प्योर रोलिंग दे रखी है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्रैक इन अ वर्टिकल प्लेन, यहाँ से दे रखा है इस तरीके से घूम घाम के यहाँ तक पहुंच रहा है, प्योर रोलिंग है। द ट्रैक हैज एन एलिवेटेड सेक्शन एंड अ हॉरिजॉन्टल पार्ट। ठीक, द हॉरिजॉन्टल पार्ट इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड, दे रखा है 1 मीटर अबव द ग्राउंड, एंड द टॉप ऑफ द ट्रैक इज 2.4 मीटर्स, ये भी दे रखा है 2.4 मीटर्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी which is vertically below the end of the track where the sphere lands। ये स्फीयर यहाँ से कितना दूर जाके गिरेगा ये आपको पूछा गया है। ठीक, during this its flight as a projectile does the sphere continue to rotate about its center of mass। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो पहला बात तो ये कि अगर मुझे यहाँ की वेलोसिटी इसकी मिल जाए, ये जब स्फीयर यहाँ पहुंचेगा रोल करता हुआ, तो अगर मुझे ये वेलोसिटी मिल जाती है तो मैं आराम से प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से इसका रेंज बता सकता हूँ। ये एक्स मुझे कैलकुलेट करना है, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। क्लियर है? ये वेलोसिटी कैसे निकालें तो वो भी आसान है। क्या मुझे रोलिंग पता है कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, मतलब कोई लॉसेस नहीं है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का बैलेंस करके हम ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये तो क्लियर। चलिए देखिए सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको देखा जाए तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी देखा सबसे पहले, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था, ऊपर इसकी एनर्जी थी mgh के बराबर, mg इंटू 2.4 के बराबर, माइनस अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mg इंटू 1 के बराबर, क्योंकि 2.4 हाइट से अब ये 1 की हाइट पे आ गया है। तो दिस इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज 1.4 टाइम्स mg, और यही होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखेंगे, फिर से वही बात, ½ mv² प्लस ½ I ओमेगा²। आई कितना होता है, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ½ mv² 1 प्लस k² दोनों एक ही बात है। आप चाहें तो अलग अलग करके लिखो, चाहे इस तरीके से लिखो। k²/² एक सॉलिड स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर बोल रखा है ना, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के केस में याद कीजिए क्या होता था, k²/r², ये होता था 2/5। तो मैं यहाँ रख दूंगा इसको, तो ये हो जाएगा ½ mv² इंटू 1 प्लस 2/5 विच इज 7/5। तो ये हो जाएगा 7/10 mv²। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। 1.4 mg इज इक्वल टू 7/10 mv²। तो 7/10 इज 0.7 बेसिकली। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू √2g के बराबर। तो आपको वेलोसिटी मिल गई। एक बार वेलोसिटी मिल गई तो अपन ये
जो रेंज है ये भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब क्वेश्चन आपके पास ऐसा हो गया कि भैया एक हाइट है 1 मीटर की, यहाँ से एक बॉल को v वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया, बताइए कितना इसका रेंज होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं आप लोगों ने ऑलरेडी। पहले टाइम निकालते हैं, टाइम कितना लगता है, √2h/g के बराबर, याद है अब तो सीधा सीधा अपने को, तो आ जाएगा √2 × 1/g, मतलब √2/g इज द टाइम। तो यहाँ से रेंज कितनी आ जाएगी, v/t के बराबर, विच इज √2g × √2/g, आंसर आएगा 2 मीटर्स। तो रेंज इज इक्वल टू 2 मीटर्स। तो अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ये 2 मीटर दूर जाके गिरेगा फ्रॉम द एंड पॉइंट। ठीक है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हवा में होगा तब भी क्या ये रोटेट कर रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो सोचो कि जब ये इस एंड पॉइंट तक पहुंचा था तब क्या ये रोटेट कर रहा था, हाँ भाई कर रहा था, क्योंकि ये प्योर रोलिंग में था। अच्छा, जब ये वहां से प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा, जब ये हवा में होगा, तब भी क्या है, रोटेट करता रहेगा, बिल्कुल करता रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई जब ये जस्ट वहां से लीव हुआ, ए पॉइंट से जब ये निकला, इस पॉइंट से जब ये यहाँ से निकला, तो ये रोटेट कर रहा था। रोटेट कर रहा था मतलब इसके पास एक एंगुलर मोमेंटम था, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम अगर था, तो एंगुलर मोमेंटम तो तभी चेंज हो सकता है जब इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क आए। अब ये जब यहाँ हवा में है, इस पे एक mg फोर्स लग रहा है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क तो जीरो है। जब टॉर्क जीरो है तो हाँ भैया ये बिल्कुल घूमता रहेगा, उसमें कोई इसमें खास बात नहीं है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इसका है वो कंजर्व रहने वाला है, इसीलिए ये बाद में भी सेम ओमेगा से घूमता रहेगा। ठीक है बात, पक्का? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है ये, एक सिलेंडर है, मास m, लेंथ l, रेडियस r का, दो कॉर्ड्स इस पे वाउंड है अराउंड इट, हुज एंड्स आर अटैच्ड टू द सीलिंग। इस तरीके से वहां पे सीलिंग पे अटैच्ड है। ओके, द रॉड इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल विद द टू कॉर्ड्स वर्टिकल। ठीक है भैया, ये जो सिलेंडर है ये हॉरिजॉन्टल है और ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं दोनों वर्टिकल हैं। क्लियर? अब जैसे आप इसको रिलीज करेंगे, यहाँ से अनफोल्ड होना शुरू होगा, अनफोल्ड होगा तो ये धीरे धीरे नीचे रोल करता हुआ नीचे जाएगा, इस तरीके से रोल करता हुआ नीचे गिरेगा। When the rod is released, the cords unwind and the rod rotates. Find the tension in the cord as they unwind and determine the linear acceleration of the cylinder as it falls. ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं, एक तो टेंशन इसमें कितनी होगी, दूसरा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा जब ये नीचे गिरेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? अब अगर ध्यान से देखें तो क्या इसका एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा या चेंज होगा समय के साथ, इस बारे में बात करते हैं। तो भैया जैसे जैसे ये रोल करके नीचे जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, हो सकता है एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा हूँ। हम सीधा सीधा फोर्स इक्वल टू एम से तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अपने को टेंशन भी नहीं पता। तो क्या किया जाए इस क्वेश्चन के लिए? तो हम इसमें जो निकाल सकते हैं वो है वेलोसिटी। किसी भी टाइम पे या किसी h डिस्टेंस गिरने के बाद हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जब आपने इसको यहाँ से रिलीज किया तो ये h हाइट नीचे आया होगा किसी टाइम बाद, और जब h हाइट नीचे आया तो इसकी पोजीशन है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v इस समय। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो क्या ये प्योर रोलिंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। कॉर्ड्स जो है वो एक तरफ फिक्स्ड है, एक तरफ फिक्स्ड है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज आल्सो ऑलवेज इन रेस्ट, हमेशा ही प्योर रोलिंग करेगा। प्योर रोलिंग करेगा तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहेगा भैया कि भाई जितना ये नीचे आया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज हाफ mv² 1 + k² दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोलिंग, सॉरी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस mgh इज इक्वल टू, अच्छा सिलेंडर है ये, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के केस में याद कीजिए कितना होता था ये, k कितना होता था, सॉलिड सिलेंडर इज सेम एज अ डिस्क, तो हाफ एम आर स्क्वायर, तो k² जो इसका होता है वो होता है हाफ के बराबर। यहाँ इसको पुट करते हैं तो लिखा जाएगा हाफ mv² 1 + हाफ विच इज 3/2 या 3/4 mv² लिखा जा सकता है। यहाँ से आपको जो वेलोसिटी मिल रही है वो मिल रही है, देखिए कितनी, या v² कितना मिल रहा है,
m से m कैंसिल, ये मिल रहा है 4/3 g इंटू एच। ये आपको मिल गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मुझे इससे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा एक्सेलरेशन मिलेगा। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2v dv/dt इक्वल टू 4/3 g, और h का डिफरेंशिएशन इज dh/dt। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा, व्हाट इज dv/dt? dv/dt इज एक्सेलरेशन, इसको लिखता हूँ a इक्वल टू 4/3 इंटू g। एंड व्हाट इज dh/dt? dh/dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। क्यों ऐसा? क्योंकि भैया ये जब h हाइट पे गिर रहा है तो h के चेंज होने की रेट इज नथिंग बट वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी h उतना ज्यादा बढ़ेगा, जितनी कम वेलोसिटी होगी h उतना ही कम तेजी से बढ़ेगा। क्लियर? तो h इज नथिंग, dh/dt इज नथिंग बट दिस वेलोसिटी। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, v से v कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन आपको मिला यहाँ से 4/3 g के बराबर, विच इज अ कांस्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया तो ये तो बड़ी अच्छी बात है अपने पास। अब आपको पूछा गया दूसरी चीज, बताइए टेंशन कितना है। तो अगर मैं फिर से सिलेंडर बनाऊं तो देखिए इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक टेंशन इधर है, एक टेंशन इधर है, नीचे इसका अपना mg है और इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है 4/3 g के बराबर। F इक्वल टू एम यूज करूं तो देखिए क्या मिलता है, एक्सेलरेशन नीचे है तो mg को मैं नीचे पॉजिटिव मानता हूं, -2t इक्वल टू ma, a इज 4/3 g। कितना आएगा यहाँ से, 2t इज इक्वल टू mg माइनस 2t इज इक्वल टू, यहाँ से कितना मिल रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। दिस एक्सेलरेशन इज 2/3g, 2 से 4 कैंसिल हो रहा है ना यहाँ से, यहाँ पे दिस एक्सेलरेशन 2/3g, तो यहाँ पे 2/3 लिखा जाएगा सब जगह पे। अब अपन कर सकते हैं mg माइनस 2/3 mg, यहाँ से आपको टेंशन मिलेगा 1/3 1/6 mg। टेंशन कितना है, 1/6 mg के बराबर। दिस इज द टेंशन। क्लियर है बात? ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चाहे तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये तरीका तो अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके किया। आप चाहे तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक तो इक्वेशन बनाइए एफ इक्वल टू एम ए की, दूसरी इक्वेशन बनाइए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की। चलिए उस तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं इसे जल्दी से। मैं सिलेंडर को अगर साइड से बनाऊं, इसका साइड व्यू बनाता हूँ, तो ऊपर इधर टेंशन लग रही है 2t के बराबर, दो कॉर्ड्स है ना, तो 2t टेंशन है, रेडियस r है, नीचे इसका अपना mg लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। ऐसा पूरा हिसाब यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, F इक्वल टू एम ए की इक्वेशन बनाऊं, तो देखिए क्या बनता है, mg माइनस 2t इक्वल टू एम ए। एक तो इक्वेशन आपके पास ये बन गई। दूसरी इक्वेशन अगर मैं रोटेशन के बनाऊं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो टॉर्क यहाँ किसका लग रहा है, mg का टॉर्क तो 0 है क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। टॉर्क लगेगा सिर्फ 2t का, 2t इंटू आर इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इज हाफ mr स्क्वायर इंटू अल्फा। ये हो गया। और तीसरा अपने को पता है कि प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग के केस में A इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो ये तीन इक्वेशंस अपने पास हैं, यहाँ से दो अननोन आपके पास हैं, आप यहाँ से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या निकालना है, एक तो टेंशन, दूसरा A निकालना है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं फिर से, तो मैं लिखूंगा 2t इंटू आर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा की जगह रख देता हूँ A/r। ठीक है, तो देखिए आर आर सारे कैंसिल हो गए, यहाँ से 2t बचा आपके पास, या इसको मैं 4t कर देता हूँ। 4t इज इक्वल टू a, m इंटू ए, ये आपको मिल रहा है यहाँ से 4t इक्वल टू एम ए। और दूसरी बात, अगर इसी को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं तो मिलता है mg माइनस 2t इक्वल टू एम ए की जगह डाल दिया 4t, यहाँ से आपको t मिल गया, देखिए फिर से mg/6 के बराबर। और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो t पता है, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा 4t/m के बराबर, विच इज 2/3। 4t/m करेंगे, t की जगह mg/6 रखेंगे तो आएगा 2/3 इंटू जी। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो आप चाहें दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने ऊपर वाला मेथड यूज किया था वो एनर्जी कंजर्वेशन वाला मेथड था, हमने एनर्जी कंजर्व करी, वहां से वेलोसिटी कैलकुलेट करी, उससे एक्सेलरेशन और फिर टेंशन कैलकुलेट करी। दूसरा जो मेथड है वो टॉर्क और फोर्स इक्वेशन बनाने वाला है।
हमने टॉर्क इक्वेशन बनाई, टॉ इक्वल टू आई अल्फा, फोर्स बनाया एफ इक्वल टू एम ए, और प्योर रोलिंग का केस है ए इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ से हमने देखा, फिर से हमें सेम आंसर यहाँ पे मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की, और बात करेंगे एक और कॉन्सेप्ट की कि अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो फ्रिक्शन किस तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछ